बहुत स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। हाँ, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग बहुत विशेष कक्षाओं के साथ नित्य प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं। जो पिछली कक्षा हम लोग पढ़े थे वो एक मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट, की चेन कैबिनेट आदि विषयों पर अपनी समझ को हम लोग विकसित किए और उस पर विस्तृत उत्तर के माध्यम से हम लोग उसको संपूर्णता से समझें। आज जो हमारा विषय है वो मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेगा। संघ की कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेगा। मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होते हैं उनको देखेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या मनोनयन होता है या चुनाव होता है, उसके बारे में जानेंगे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। उसके बाद आगे प्रधानमंत्री की शक्ति को देखेंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों को भी हम अपनी इस कक्षा में देखेंगे। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 74 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक, उसके बाद उससे संबंधित मंत्रियों से संबंधित अन्य हमारे अनुच्छेदिक प्रावधान हैं, अनुच्छेदों में प्रावधान है। उसमें अनुच्छेद 75(1), 75(2), 75(3), 75(4), 75(5) और 75(6) की बात करता है। 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक, और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 75(1) हमारा ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 75(2) कहता है कि जो मंत्री होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहेगा। इसका अर्थ ये होगा कि राष्ट्रपति जब चाहे उसको पद से मुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है? मंत्रिपरिषद जो होगी वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मतलब जो मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व तो किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति होगा। उसके बाद 75(4) क्या कहता है? मंत्री का शपथ, जैसा कि हमारे संविधान के अनुसूची 3 में निर्दिष्ट है। अनुच्छेद 75(5) क्या कहता है कि अगर कोई मंत्री 6 माह तक मंत्री रहा हो, ठीक, अगर कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री रहा हो और उस दरमियान संसद के किसी भी सदन का सदस्य न बन पा रहा हो तो वो 6 माह के बाद मंत्री पद पर नहीं रहेगा। और हमारा 75(6) है मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान है, जैसा कि हमारे अनुसूची 2 में बताया गया है कि जो मंत्रियों के वेतन और भत्ते होंगे वो संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करती रहेगी। आइए इसको सही से देखेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच के संबंधों को देखेंगे, उसमें क्या मुख्य तथ्य हैं उसको देखेंगे। उसके बाद आगे हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में एक एक बिंदु पर अपनी गहनता को बनाए रखेंगे। आप हमारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखा करिए कृपया करके, इसमें प्रत्येक बिंदु महत्वपूर्ण होता है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद, कल की कक्षा में हम लोग बात किए थे कि हमारे मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की व्याख्या थी, ठीक, उल्लिखित है मूल संविधान में, लेकिन जो मंत्रिमंडल है वो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये शब्द आया। ठीक, तो अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान को देखते हैं। अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछता है, कई बार आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठाकर देखेंगे तो ये प्रश्न पूछता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, मनोनयन होता है, निर्वाचन होता है या चुनाव होता है? तो प्रधानमंत्री अपॉइंट होता है, नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है।
और प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। अनुच्छेद 75(1) हमारा ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। उसके बाद हमारा जो अनुच्छेद 75(1) 75(2) क्या कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है? जो मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। देखिए, संसद में 2 सदन, उच्च सदन हमारा राज्यसभा, और निम्न सदन लोकसभा। तो जो मंत्रिपरिषद है वो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद किसके? तो ये भी प्रश्न घुमा के अगर पूछेगा कि मंत्रिपरिषद उच्च सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है कि निम्न सदन के प्रति, तो मंत्रिपरिषद निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। 75(4) क्या हमारा अनुच्छेद कहता है? मंत्री का शपथ ग्रहण, मंत्री का शपथ ग्रहण से संबंधित प्रावधान है। 75(5) में क्या कहता है? कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद सदन का सदस्य नहीं है। यहाँ भी संसद सदन से तात्पर्य हमारे राज्यसभा और लोकसभा से है। संसद सदन का सदस्य नहीं है तो इस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक, और ऐसा भी नहीं है, ये हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि 6-6 महीने तक इस कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता है, मात्र एक बार। अनुच्छेद 75(6) क्या कहता है? मंत्रियों के वेतन भत्ते संबंधित प्रावधान है जो हमारे संविधान के 2य शेड्यूल में दिए गए हैं, अनुसूची में। ठीक, उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जैसा कि हमारे अनुच्छेद 74 में व्याख्यायित है। तो प्रधानमंत्री के संदर्भ में हमारे संविधान में कोई लिखित उल्लेख नहीं है, लिखित प्रावधान नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री के संदर्भ में संविधान में उनकी नियुक्ति के लिए किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं मिलता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75(1) के तहत करता है परंपरागत आधारों पर। अब प्रधानमंत्री बनेगा कौन? तो प्रधानमंत्री जो बहुमत दल का नेता होगा लोकसभा में वो बनेगा, या गठबंधन सरकार में जो बहुमत दल का नेता होगा, या तीसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त है तो राष्ट्रपति अपने विवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए बहुमत दल के नेता को, उसकी नज़र में जो बहुमत दल का होगा कि जो मतलब सदन में फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित कर देगा, उसको प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। ठीक, तो परंपरागत आधारों पर राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल का या गठबंधन दल के नेता को इस पद पर नियुक्त करते हैं। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति का विवेकाधिकार सक्रिय हो जाता है, कि मतलब वो अपने समझ से, अपनी समझबूझ का प्रयोग करते हुए, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वह किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बुलाता है। ठीक है, अब देखिए 3-4 प्रश्न इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये बार बार इसलिए कहा जाता है, जो पीएम होता है वो नियुक्त होता है, अपॉइंट होते हैं, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, मिनिस्टर भी होते हैं, उनकी भी नियुक्ति होती है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध है? प्रधानमंत्री देखिए बिंदुवार है, सभी तथ्य और कथन पर आधारित जो प्रश्न आते हैं इन्हीं में से आते हैं। अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पूछा जाता है तो
देखिए, प्रधानमंत्री अन्य कैबिनेट मंत्रियों और मंत्रिपरिषद के शेष सदस्यों की नियुक्ति में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो मंत्रिपरिषद के सदस्य यानी मंत्री कौन बनेगा, इसकी संस्तुति राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। ठीक, उसके बाद प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है। कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया जाएगा, इसका बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री, अगला तथ्य है प्रधानमंत्री के संदर्भ में, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने का निर्देश दे सकता है। प्रधानमंत्री चूंकि बहुमत दल का नेता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है अनुच्छेद 74 के अनुसार, तो वो किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए निर्देशित कर सकता है। अगर वो मंत्री इसको न मानता है तो राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। अगर मंत्री ये नहीं मानते हैं प्रधानमंत्री के निर्देश को, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने की सिफारिश करेंगे। यही लिखा है कि प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने का निर्देश दे सकता है। ऐसा न करने पर वो राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जैसे लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा की अध्यक्षता सभापति, वैसे ही मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल की जितनी बैठकें होंगी उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा, या प्रधानमंत्री किसी वरिष्ठ मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को इसकी जिम्मेदारी दे देता है तो वो भी इसकी बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं। इन बैठकों में जो एजेंडा होता है उसको तय किया जाता है और अंतिम निर्णय लेने में भी प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए प्रश्न दो, प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे, मतलब प्रधानमंत्री अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है, ठीक, और सरकार गिर जाती है। लेकिन दूसरा प्रश्न ये आता है कि या कोई कैबिनेट मंत्री या अन्य मंत्री के इस्तीफा देने से, त्याग पत्र देने से क्या पूरी मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है? तो नहीं, किसी एक मंत्री, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या स्वतंत्र हो या उप मंत्री हो, उसके इस्तीफा देने से केवल एकमात्र उस पद की रिक्ति मानी जाती है और पूरी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती है। दूसरा, इसमें यह होता है कि अगर कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो जो पद रिक्त हुआ है उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री दो निर्णय ले सकते हैं, या तो उस पद या उस विभाग या उस मंत्रालय को किसी अन्य मंत्री को आवंटित कर देते हैं, या उसको उस पद को भरने के लिए किसी नए व्यक्ति को वो जो पद से रिक्तियां हुई है उस पद का मंत्री बनाते हैं। ठीक, यही बात आगे लिखी है कि प्रधानमंत्री के त्याग पत्र से संपूर्ण मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है और मंत्रियों के त्याग पत्र से एक रिक्तता होती है। प्रधानमंत्री चाहे तो इसे भर सकता है या अन्य मंत्री को यह विभाग आवंटित कर सकता है। आइए एक बार और इसे देखते हैं। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अन्य संबंधित प्रावधान क्या है इससे कि 75(1) क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। 75(2) क्या कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 75(3) हमारा क्या कहता है अनुच्छेद, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 75(4) क्या कहता है? मंत्री की शपथ ग्रहण से संबंधित है। 75(5) कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद सदन का सदस्य नहीं है तो इस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 75(6) क्या कहता है? मंत्रियों के वेतन भत्ते से संबंधित है, जैसा कि हमारे संविधान की 2वीं अनुसूची में इसका वर्णन वर्णित है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में संविधान में उनकी नियुक्ति के लिए किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं मिलता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। परंपरागत आधारों पर राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन दल के नेता को इस पद पर नियुक्त करते हैं। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति का विवेकाधिकार सक्रिय हो जाता है। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध क्या है?
प्रधानमंत्री अन्य कैबिनेट मंत्रियों और मंत्रिपरिषद के शेष सदस्यों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका, निर्णायक भूमिका रखते हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने का निर्देश दे सकता है। ऐसा न करने पर वो राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, इन विभागों का एजेंडा तय करते हैं और अंतिम निर्णय में भी अपनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र से संपूर्ण मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। मंत्रियों के त्यागपत्र से एक रिक्तता होती है। प्रधानमंत्री चाहे तो इसे भर सकता है या अन्य मंत्री को यह विभाग आवंटित कर सकता है। अब आइए आगे कुछ प्रधानमंत्री से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और बिंदुओं को देखते हैं। शक्तियाँ व कार्य के बारे में बात करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या कार्य है, अन्य संदर्भ में उनकी शक्तियाँ और क्या कार्य है। उसके बाद ब्रिटेन और भारत में प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, क्योंकि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं ली गई है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए, अपनी राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, अपनी सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता आदि बहुआयिक आयाम हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए हमारे जो संविधान निर्माता हैं वो अपने तरीके से संसदीय व्यवस्थाओं को अपनाएं। जैसा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो होता है वो निम्न सदन का ही सदस्य हो सकता है, अर्थात वहाँ निम्न सदन से तात्पर्य ब्रिटेन के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स की बात की जाती है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में जो प्रधानमंत्री होगा वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य रहेगा तो बन सकता है। 1997 के बाद ऐसी व्यवस्था की गई है कि सदन का कोई भी सदस्य अगर कोई व्यक्ति सदन का कोई भी सदस्य नहीं बनता है तो भी वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, बशर्ते उसे 6 माह के भीतर, 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक, भारत में लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का भी सदस्य होने पर आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक, और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या होती है, वैसे तो हमारे जो मूल संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों को विधिवत दिया गया है हमारे संविधान में, हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति वाले चैप्टर में। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही करता है, इसलिए वो शक्तियाँ प्रधानमंत्री की ही शक्तियों के आधार रूप में देखी जाती है। आइए उसको देखते हैं। हमारे संविधान में प्रधानमंत्रियों की शक्तियों का उल्लेख नहीं है। प्रश्न पूछेगा कि क्या हमारे संविधान में प्रधानमंत्री की शक्ति का उल्लेख है, तो नहीं, राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। इसलिए व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग होता है। अब राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन कौन सी शक्ति है, तो जो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रपति को सलाह तथा परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आदि की नियुक्ति करवाता है। अर्थात राष्ट्रपति को सिफारिश देकर प्रधानमंत्री क्या करता है, सिफारिश, सलाह, परामर्श, सुझाव देकर जो प्रधानमंत्री होता है, भारत के महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति आदि को करवाता है। तो देखिए, ये तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह व परामर्श कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। इसलिए प्रधानमंत्री के कार्यों में इसको गिना जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री देखिए और क्या करता है, राष्ट्रपति जिन जिन सूचनाओं को मांगता है, संघ से संबंधित जो जो सूचनाएं राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाती है, प्रधानमंत्री उनको देते हैं, भेजते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री निम्नलिखित प्रमुख आयोगों का अध्यक्ष भी होता है, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री किस किस का अध्यक्ष होता है, ये कई बार प्रश्नों में पूछा है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी
पूछा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, इसके बारे में हमारे पास संवैधानिक प्रावधान क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद क्या है, राष्ट्रीय एकता परिषद क्या है, इन चीज़ों को बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नीति आयोग, जैसा कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। ये पूछा जाता है कई बार कि ये नीति आयोग एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है कि एक आयोग के रूप में काम करता है। ये भी एक बहस का मुद्दा है। अगली कक्षाओं में जब हम संवैधानिक, सामुदायिक या गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करेंगे तो उसमें इन सब प्रमुख आयोगों और परिषद और संस्थाओं के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। उसमें क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या उनकी शक्तियाँ हैं आदि को। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रधानमंत्री को केंद्र में रखकर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी सदस्य अध्यक्ष होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो होता है सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। उसके बाद विवाद ये आया कि क्या जिस प्रकार भारत में राज्यसभा का सदस्य भी अर्थात उच्च सदन का सदस्य भी प्रधानमंत्री पद के योग्य होता है, क्या ब्रिटेन में भी ऐसी व्यवस्था है? जी नहीं, ब्रिटेन में केवल निम्न सदन का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनने के योग्य होता है। वैसे हमारे संविधान में यह प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में कहा गया है कि वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये हमारे यहाँ विधिक प्रावधान है। अनुच्छेद 74 की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखिए आगे ये अगला मुद्दा आ गया कि ब्रिटेन जैसी संसदीय व्यवस्था वाले देश में प्रधानमंत्री केवल निम्न सदन, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, का सदस्य होता है, लेकिन भारत में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री हो सकता है। अब ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसे प्रधानमंत्रियों का नाम बताइए जो उच्च सदन में राज्यसभा के सदस्य जब थे उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी जी का नाम आता है। 1966 में ये राज्यसभा की सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद श्री एच डी देवगौड़ा जी का नाम आता है। 1996 में वो राज्यसभा सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 तथा 2009 में राज्यसभा सदस्य होते हुए राज्यसभा सदस्य थे और प्रधानमंत्री पर इनकी नियुक्ति हुई। तो अभी तक 3 लोग ऐसे हैं। कौन कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी उस समय, उसके बाद एच डी देवगौड़ा साहब थे, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। अब ऐसे ये परीक्षाओं में मिलाने के लिए आता है कि निम्न में से सही कथन का चुनाव करिए। ऐसे लोग जो राज्यसभा सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने, उनमें इनके अलावा कोई और नाम दे देगा और पूछेगा तो वो नाम गलत होगा। उसके बाद एक प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बने मुख्यमंत्री के बाद, या मुख्यमंत्री रह चुके हैं उसके बाद प्रधानमंत्री बने। तो उसमें मोरारजी देसाई जी का नाम आता है। चौधरी चरण सिंह जी थे जो अविभाजित उत्तर प्रदेश हम लोगों का है उसके मुख्यमंत्री थे। ये भी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह जी भी बने, पीवी नरसिम्हा राव जी भी मुख्यमंत्री रहे, देवगौड़ा साहब जी भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और इस बार दूसरी बार प्रधानमंत्री भी बने हैं। उसके बाद हम एक राजनीतिक व्यवस्था को देख रहे हैं भारत में वर्ष 2014 के चुनाव से और राज्यों लोकसभा के चुनाव से, और राज्यों में 2014 के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें एक चीज़ परिलक्षित हो रही है। ऐसा जो राजनीतिक विश्लेषक है वो इस पर दृष्टि रखते हुए बार बार इस विषय को उठा रहे हैं कि क्या भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बीच पड़ चुके हैं। भारत में एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर चुनाव का संचालन किया जा रहा है, उसी के नाम पर एक सशक्त शासन व्यवस्था देने की बात की जा रही है। क्या यह हमारे भारत जैसे लोक कल्याणकारी राज्य में ठीक रहेगा? तो क्या गठबंधन की सरकार और व्यक्ति केंद्रित, विशेष व्यक्ति केंद्रित शासन प्रणाली पर आधारित सरकार क्या भारत के लोकतांत्रिक गरिमा को कायम रख पाएंगी? तो इस संदर्भ में यह बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि इसके पूर्व में श्रीमती इंदिरा जी की जब सरकार थी तो वो भी प्रधानमंत्री एक व्यक्ति केंद्रित शासन प्रणाली उस समय देखी जा रही थी, जिसका अनुभव काफ़ी चिंताजनक और निराश करने वाला रहा है।
आज 2014 के बाद जो लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था, उसके बाद व्यक्ति विशेष पर केंद्रित हमारी जो शासन की प्रणाली हो रही है, वो कहीं ना कहीं से भारत के संविधान के लोकतांत्रिक पद्धतियों से विकेंद्रित होती हुई नज़र आ रही है। उस पर एक संक्षेप में हम चर्चा देखेंगे। वर्ष 2014 के बाद 14 के लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव बाद की नई बहस क्या है। 2014 के चुनाव में या उसके बाद के राज्य चुनाव में जिस प्रकार एक व्यक्ति पर केंद्रित चुनाव का संचालन और परिणाम देखे गए हैं, उस पर कुछ राजनीतिक विचार दे रहे हैं कि भारत में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बीज रोपित हो चुकी हैं। 2014 में पूर्व के 10 वर्षों के कमजोर नेतृत्व को आधार बनाकर एक शक्तिशाली नेतृत्व देने की राजनीतिक संकल्पना उभरी है, जिसे देश के विभिन्न भागों में व्यापक समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री शासन प्रणाली पूर्व में भी भारत में देखी गई है, जिसका अनुभव चिंताजनक रहा है। ऐसे में देश को मजबूत नेतृत्व देने के साथ साथ शक्तियों के समुचित विकेंद्रीकरण की अनिवार्यता है। भारतीय संविधान इसके लिए समुचित रक्षा उपाय भी प्रस्तावित करता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री का शासन नहीं है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं विगत 6-7 सालों से कि प्रधानमंत्री को केंद्र में रखकर शासन की व्यवस्था संचालित की जा रही है। हमारे संविधान में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात की गई है, केंद्र राज्य संबंध में भी विकेंद्रीकरण की बात की गई है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाता है, लेकिन यहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण होते हुए देखा जा सकता है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है, ऐसा राजनीतिक मान रहे हैं। हमारे संविधान में शक्तियों के समुचित विकेंद्रीकरण की व्यवस्था के लिए समुचित रक्षा उपाय भी प्रस्तावित किए गए हैं। आज हम अपनी इस महत्वपूर्ण कक्षा में प्रधानमंत्री की शक्तियां व कार्य, राष्ट्रपति के संदर्भ में, अन्य के संदर्भ में, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था और भारत की संसदीय व्यवस्था को ध्यानगत रखते हुए प्रधानमंत्री के पद को देखे। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव तथा राज्यों में 2014 के बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव में हम एक अलग केंद्रीकृत एक व्यक्ति पर संचालित चुनाव और उनको एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभार कर कहीं न कहीं मंत्रिपरिषद की गरिमा को धूमिल होता हुआ देख रहे हैं। उसके संदर्भ में हम बात किए, हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी क्या राय है, उनकी रायों को देखें। अब आगे की कक्षाओं में हम मंत्रियों के प्रकार, उसके बाद आपकी राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते रहें। आपके सुझाव हमारे लिए विशेष रूप से आमंत्रित किए जा रहे हैं और जो हमारी कक्षा को और बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।